हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आपका 19 फरवरी को आप लोग को सीधा परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देख कर जाइएगा, अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश कीजिएगा और देखिएगा सारा क्वेश्चन मैच करेगा मेरे प्यारे लाल। आप लोग को पता होगा जो भी हमने बताया है, तो सभी परीक्षा जो होता है सभी में आपको हमारा जो दिया हुआ गेसिंग क्वेश्चन 100% परीक्षा में लड़ता है और 100% आता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वो सारा वीडियो को देख पाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। क्योंकि आप लोगों को काफी सारा डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बता दीजिए, कुछ जो आपका गेसिंग क्वेश्चन हो वही क्वेश्चन लेकर आए जो सीधा आपका 19 फरवरी को दिन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे किस तरह का यहाँ पर गेसिंग क्वेश्चन आपका दिया गया है। वही क्वेश्चन जो सीधा परीक्षा हॉल में जो आने वाला वही क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 19 फरवरी के लिए जो है ना वायरल क्वेश्चन है, एकदम समझिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेजनी कौन था? देखिएगा मेजनी तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो थे ना वो यानी गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य क्या थे, ये सेनापति थे, ठीक है। तो इतना अभी लिख दिया था चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको नंबर जो ना अच्छा मिले, 5 में 5 मार्क्स मिले, 3 में 3 मार्क्स मिले, ठीक है। तो चलिए लिखिए क्या मेजनी कौन था। तो लिखना है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य और सेनापति था। क्या था? सेनापति था। जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? तो मेजनी का जो था वो इटली में क्या था, इसका महत्वपूर्ण क्या था, इसका योगदान था। किसका था? आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इटली में एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण किसका योगदान था, तो मेजनी का था जी, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया कि उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे, ठीक है। आदर्श गुण क्या था? ज्यादा था। व्यवहारिक गुण क्या था? उसमें कम था। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के यानी गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। ये कौन सा सदस्य था? ये कार्बोनरी का सदस्य था, जो कि 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली जो है ना आकर इटली के एकीकरण का क्या कर दिया, इटली का एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार वह असफल रहा और ये यानी कि पलायन करना पड़ा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए आपका 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपका पूछा ही जाएगा 100%, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। ये खास करके आपके लिए इतना मेहनत करके बनाया गया है, जो 100% आपका परीक्षा में आने वाला होगा वही क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है मेरे प्यारे लाल। तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूंजीवाद क्या है? बताइएगा पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद लिखना है कि पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसा अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवाद जो ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या हो, उत्पादन के यानी कि उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत क्या हो, स्वामित्व होता हो, ठीक है। स्वामित्व क्या है, होता है, जिसका उद्देश्य जो है ना लाभजन, ठीक है, लाभाजन। और यह एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी जो है ना संपत्ति तथा निजी लाभ का अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक यानी कि ये जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियां में सरकारी जो है ना हस्तक्षेप का विरोध करती है। इस तरह से लिख सकते हैं पूंजीवाद आपका यही है, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा, आपका इसमें भी आपका 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स का मिलने का चांस रहेगा। इस तरह से अगर लिखते हैं सजा कर लिखिएगा तो काफी बेहतर लगेगा, ठीक है। ये देखिए आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार का वर्णन करना। वर्णन करने वाला जो भी पूछा जाएगा आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हिंद चीन का वर्णन कीजिए फ्रांसीसी प्रयास का, ठीक है, प्रसार का। तो लिखना है 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारियों, ठीक है, पादरी हिंद चीन पहुंच गए और 1947 में यानी कि 1947 ईस्वी के बाद फ्रांस अनाम एवं रुचि लेने लगा और 1747 यहाँ पर ना 1747 और 1787 ईस्वी में कोचिन को यानी चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन क्या हुआ, अन्नाम जो है और कोचिन हिंद यानी कि चीन में फ्रांसीसी पदारियों को बढ़ाती गतिविधियां के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी वह 1862 ईस्वी में अन्नाम का सैन्य बल पर यानी कि संधि के लिए वादा किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में जो है संरक्षण में ले लिया गया और 1883 में यानी कि टोकिन, ठीक है, टोकिन में
फ्रांसीसी सेना का क्या हुआ, प्रवेश हुआ। इसी तरह लिखें, इसी तरह 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और पूर्ण जो है पूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, 5 मार्क्स इसमें 100% मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो परीक्षा हॉल में देखिए इसी से सारा मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर सोशल साइंस का है। ठीक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम मजदूरी कानून जो है कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे, ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो लिखना है न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित किया। कब के पारित किया, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा न्यूनतम मजदूरी कानून पारित कब किया गया, तो याद रखिएगा 1948 में क्या हुआ, इसका पारित किया गया। जो जो ना पारित किया ठीक है, में परिवर्तित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि मजदूरों को उनकी क्षमता के मुकाबले मजदूरी निश्चित हो जाए, ताकि यानी कारखानेदार उनका शोषण ना कर पाए। इसके साथ ही उनके जो ना काम के घंटे भी निश्चित किए गए हैं, जिससे न्यूनतम मजदूरी इतनी निश्चित हो गई है जिसमें मजदूर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। इतना ही नहीं, इसका कुछ अधिक भी हो सके तो इसका भी ख्याल रखा गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मजदूरी जो नियम है कि लगाया गया है कि आपको अगर 12 घंटा है तो 12 घंटा ही काम करना, 12 घंटा आपको काम नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर वही ताकि यहाँ पर शोषण ना किया जा सके। ठीक है, सभी को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अगर 9 घंटे मजदूरी है तो 9 घंटे ही वो काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह देखिए अगला अगला क्या कर रहा है, सांप्रदायिक क्या बाबू, यहाँ पर याद रखिएगा सांप्रदायिक जो है ना क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो लिखना है कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है। क्या करता है, धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है। तो सांप्रदायिक का राजनीति का जन्म होता है और इस अवधारणा पर जो है ना आधारित सोच ही सांप्रदायिक का है। इसके अनुसार एक धर्म यानी कि धर्म विशेष में यानी कि आस्था रखने वाले ही समुदाय के लोग होते हैं और इनके मौलिक का महत्वपूर्ण हित जैसा होता है। इस तरह से लिखिएगा, आपका यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेगा 100%। सारा को एक नजर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज जो है क्या है। तो लिखना है, क्या लिखना है कि पंचायती राज देकर डैश लिखना है कि पंचायती राज का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ग्राम पंचायत में जो है ना ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर और पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर क्या हुआ, जिला परिषद। शासन के विवेक के यानी कि विवेकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने का उद्देश्य जो ना भारत में पंचायती राज का स्थापना क्या किया गया, स्थापना की गई। ठीक है, ये भी आपको 3 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है दाब समूह का परिभाषा देना। क्या है दबाव समूह का, दबाव जो है ना इसका क्या है, दबाव समूह क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। तो लिखना है लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है, दबाव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी के कहने का मतलब कि सरकार जो ना सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से ठीक है दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। यह कानून लोगों पर जो ना जानकार बनने और लोकतंत्र को रखने वाले तौर पर सक्रिय करने यानी कि करने का अच्छा एक उदाहरण साबित हुआ। ये भी आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये सब काफी सब्जेक्टिव जो ना शानदार क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट वीवीआई। ठीक है, मोस्ट वीवीआई जो है ना आपका यही सब क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा जरूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जरूर आप लोग एक नजर देख लीजिएगा ताकि अगर रिवीजन भी हो जाए तो काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, परीक्षा हॉल में। तो चलिए आपको सारा समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका जो परीक्षा हॉल में जो रहेगा ना वो इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियों को क्या करना, वर्णन करना। क्या करना है, भारतीय लोकतंत्र के 2 चुनौतियों का वर्णन करना। तो लिखना है लोकतंत्र जो है ना 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों इस प्रकार से है, किस प्रकार के, तो लिखना के शिक्षा का अभाव। पहला क्या लिखना, शिक्षा का अभाव में, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र का एक विशेष चुनौती है जो शिक्षा के अभाव में मतदाता संयोग जन प्रतिनिधियों का चयन नहीं कर पाते हैं, जो कि आगे चलकर लोकतंत्र व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर आतंकवाद लिखना है। आतंकवाद में क्या लिखना है, लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में आतंकवाद एक अत्यंत ठीक है अत्यंत संकटकारी मुद्दा है जो विभिन्न लोकतांत्रिक देशों को तबाह करने की चाह रखता हो। क्या करता है, यही ना देश को तबाह करने की चाह रखता है आतंकवाद। ठीक है,
चलिए, ये भी आपका कितना 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब अगला देखिएगा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? काफी शानदार क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो एक अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक गतिविधियां एक ऐसा संगठन है जिसके लोग अपने के लिए जो है ना कार्य का मौका ढूंढते हैं और यानी कि आजीविका का संपादन करते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारी क्रियाएं जो है ना आती है जिसमें किसी ना किसी रूप से जो है ना अर्थ यानी धन निहित होता है। ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछेगा। अगला देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो आय है वो क्या है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? तो लिखना है, प्रति व्यक्ति आय आय को कहा जाता है जब किसी देश में कुल घरेलू उत्पाद को उस देश के उस वर्ष के माध्य यानी कि माध्यावधि तिथि का जनसंख्या से विभाजित किया जाए और हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय मौद्रिक जानकारी देता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये भी आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय, तो जब किसी वस्तु को बदले दूसरी वस्तु को लेना होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए, एक गाय लेना है तो गाय को लेने के लिए 10 बकरियों को हम दे दिए और उससे क्या कर लिए, एक गाय ले लिए। तो यह क्या कहा? वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु से वस्तु जो है हमें खरीद सके उसे क्या कहते हैं? वस्तु यानी कि वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन यानी 18 नंबर में यहाँ पर दिया गया, तो आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो काफी शानदार ये सब क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, आपके लिए काफी मेहनत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संसाधन को परिभाषित करना है। क्या करना है? हम अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं साधन है, जैसे कि भूमि, मृदा, मिट्टी, जल, खनिज, वनस्पति, अन्य वन्य जीव, जलीय जीव आदि संसाधन है। ठीक है, मानव भी एक प्रकार का क्या संसाधन है? वस्तु संसाधन का अर्थ होता है व्यापक है, प्रसिद्ध क्या है, यानी कि भूगोल विंद है। ठीक है, अब यहाँ पर जिम्मरमैन ने क्या कहा था? देखिए, जिम्मरमैन कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, यानी सारे वस्तुएं जिनका उपयोग हम करते हैं जीवन में किसी न किसी रूप से करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, कौन कहा था? जिम्मरमैन कहा था संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड के मूल लौह यानी कि मुख्य जो ना लौह अयस्क खनिज का केंद्र का नाम लिखना है। जैसे झारखंड का मुख्य लौह का अयस्क का नाम जो है पूर्वी जो ना सिंह भूमि, पश्चिमी सिंह भूमि, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, ठीक है, लोहरदंगा तथा रांची। ठीक है, ये सब क्या है? झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क का नाम है। अब अगला देखिएगा, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी जो ना उत्तरदायी कारकों का विवेचना करना। क्या करना? विवेचना करना। तो आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर लिखना है, सुखाड़ के लिए निम्नलिखित के कारण है क्या? पहला जो है ना लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा और इसका जो ना सामयिक और स्थानीय यानी कि विवरण असंतुलित होना, यानी कि वर्षा वर्षा नहीं होना, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ना, या जलाशयों में जल का जो है ना स्तर गिर जाना, मौसम में परिवर्तित आसार इत्यादि। ठीक है, ये सब सुखाड़ के लिए हो सकता है। ठीक है, वर्षा अत्यधिक ना होना। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन क्या? भूस्खलन क्या है? जिसको आप लोग भूकंप भी बोलते हैं। ठीक है, भूकंप नहीं, भूस्खलन होता है जहां पर सारा चीज हो ना दब जाता, मकान वगैरह गिर जाता है, वहां पर डायरेक्ट अंदर चला जाता है। ठीक है, उसको भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन का जो अर्थ है जमीन का धंसना। ठीक है, जमीन का धंसना जिसमें दरार पड़ना, गड्ढे हो जाना आदि भूस्खलन पर्याप्त यानी कि पहाड़ियों क्षेत्र में हुआ करता है। भारी हिमपात, मुसलधार दृष्टि, ओलावृष्टि। ठीक है, पहाड़ी भूमि के अंदर किसी प्रकार का हलचल आदि कारण भूस्खलन की स्थिति में उत्पन्न होती है। और यहाँ पर प्राकृतिक संकट है, ये इसमें प्राय धन जन का व्यापक क्षति होती है, क्योंकि यह यानी कि अप्रत्याशित होता है और इसको रोक पाने के लिए मनुष्य अच्छा यानी कि सक्षम रहता है। ठीक है, इसमें इसको रोक नहीं सकता क्योंकि ये प्राकृतिक है, कभी कभी भूपटल पर बड़े बड़े यानी कि परिवर्तन के कारण भी बन जाता है। ठीक है, तो आपको 31 को क्वेश्चन यहाँ पर बताया, तो काफी सभी शानदार था। तो आपका उम्मीद है कि अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।